नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन न्यूज स्टेट का ये कॉन्क्लेव, जहां बात होगी काशी के कायाकल्प की और साथ ही साथ चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की और सरकार ने जो वादे और दावे किए थे उनमें कितना बदलाव आया है। क्योंकि जब भी नेता भाषण देते हैं तो बदलाव का वादा करते हैं, जब भी सरकार सत्ता में आती है तो बदलाव की उम्मीदों के साथ ही आती है। लेकिन क्या वाकई में काशी बदली है? क्या दिव्य काशी जो है वो भव्य काशी बन पाई है? इन तमाम सवालों के साथ साथ आगामी चुनावों पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं इस कॉन्क्लेव में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, काशी दिव्य तो थी ही, शिव की नगरी है, तो आपने उसे भव्य बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया जिसे योगी जी ने सिद्ध करने की कोशिश की। तो ऐसे में अगर हम कहें कि जनता का आशीर्वाद कितना मिलेगा, भोले का आशीर्वाद कितना मिलेगा अपने किए हुए कामों से? देखिए, ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता क्या करती है वो तो एक प्रकार से पहले कहते थे डिब्बा जब खुलता है तो पता चलता है, या ईवीएम जब खुलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मानना है कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो जनता आपको वोट डालती है, और जब आप काम नहीं करेंगे या जनता आपसे असंतुष्ट है तो वो आपको नहीं दी करेगी। मगर जनता काम मांगती है, विकास मांगती है। और काशी का जहाँ तक कि आपने इस संबंध में बात करी तो यहाँ पे लोगों को विकास दिख रहा है, और लोग प्रश्न, हमें भी लगता है कि वो प्रश्न है कि यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, और उसके कई मिसाल भी हैं। चाहे आप एयरपोर्ट से ले लीजिए, रेलवे स्टेशन से ले लीजिए, चाहे आप काशी कॉरिडोर की बात कर लीजिए। ये एक जो उसको कहते हैं असंभव दिखता था या कोई सोचता नहीं था, वो प्रधानमंत्री जी ने सोचा और उसको योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री के रूप में उसका क्रियान्वित किया या उसको ज़मीन पर उतारा। तो ये उसका लाभ जनता को आशीर्वाद के रूप में हमें उम्मीद है कि ऐसा मिलेगा। चलिए, आशीर्वाद जनता का मिलेगा, बदलाव तो आपने दे दिया है काशी में। लेकिन जैसे कि आपने खुद ही जिक्र किया कि एक सपना लगता था काशी कॉरिडोर को बनाना, क्योंकि जो जानकारी मुझे मिल रही थी, जो हम लोगों ने बातचीत की, उसमें पता चला कि वाजपेयी जी ने भी ये सपना देखा था, जगमोहन जी ने भी चाहा था कि काशी कॉरिडोर बने, जो तमाम उसकी भव्यता है उसकी लौटाई जा सके। तो किस तरह की अड़चनें आ रही थी और कैसे आपने इतने कम वक्त में इसको फिर कार्यान्वित करके दिखाया? क्योंकि जो चीज़ आज से 20 साल पहले कॉइंट की गई और उसमें अड़चनें आती रहीं, फिर आपने कैसे कर दिखाई? कुछ चीज़ें जब होती हैं उसको जो हम लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, और जब डबल इंजन की सरकार होती है तो ये लाभ आपको मिल जाता है। और उसके अंदर कहीं मुख्यमंत्री के अंदर भी ऊर्जा हो और प्रधानमंत्री जी से प्रेरित हो और प्रधानमंत्री जी के पच्चनों पे चलने की आदत हो, तो वो फिर चीज़ें और संभव हो जाती हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी ने वैसा ही किया, और इसलिए ये संभव बना है। चाहे वो काशी कहें, विंध्याचल कॉरिडोर बोलें, हम मथुरा की बात करें, वहाँ पे भी हो रहा है। अयोध्या के अंदर जो एक प्रकार से उसका अयोध्या के अंदर जिस प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प हो रहा है उसकी बात करें, मंदिर जिस प्रकार से बन रहा है, ये सब चीज़ें जब भी संभव हुई हैं जब ये डबल इंजन की सरकार है। आपका फोकस आपकी सरकार का उत्तर प्रदेश को एक धार्मिक नगरी के तौर पर भी एक पहचान दिलाने का रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप खुद ही बता रहे हैं कि अयोध्या है, काशी, मथुरा, विंध्याचल, आप ये तमाम धार्मिक स्थानों को एक अलग तरह से विकसित कर रहे हैं। तो उसके पीछे क्या सोच, और क्या वाकई में जो विपक्ष कहता है कि धर्म के सहारे चुनावी वैतरणी पार लगानी है? नहीं, देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आप उत्तर प्रदेश का कहीं इतिहास देखेंगे तो ये स्वाभाविक है, यहीं पे राम, यहीं पे कृष्ण, यहीं पे बुद्ध, तो आप उसको एक सर्किट के रूप में हम उसको विकसित कर रहे हैं। तो उसके दो हो सकते हैं, एक तो धार्मिक होता है, लोग श्रद्धालु आते हैं, दूसरा होता है एक रिलीजियस टूरिज्म के बाद भी एक होता है टूरिज्म जो होता है पर्यटन की दृष्टि से, वो भी आएंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ हमें कहीं कोई आरोप लगाता है कि हम धर्म के नाम पे ये सब कर रहे हैं, तो ये सही है, ठीक है, आपको लगता है, मगर दूसरों को कोई जिन्ना के नाम पे लगता है, वो जिन्ना का नाम चलाते हैं, हम धर्म का चलाते हैं तो हम धर्म का चला रहे हैं। ये जिन्ना का नाम, ये बताइए मुझे कि आप लोग तो कहते हैं हम तो विकास की बात करते हैं, और आप लोग जब आपकी बड़ी बैठकें होती हैं तो कहा जाता है कि भाई विकास लेके जनता के बीच जाना है, लेकिन विपक्ष एक बार जिन्ना बोलता है और बीजेपी के नेता बार बार जिन्ना को याद करते हैं, फिर मौका नहीं छोड़ते हैं।
नहीं, अब कोई जिन्ना बोले और जिन्ना को फिर जाके डिफेंड भी कर ले, दो दफे ऐसा नहीं है, डिफेंड भी किया गया है। तो उसके बाद वो तो राजनीति हुई ना। अब चुनाव ही माहौल में है, आप जो बोलेंगे उसको पकड़ा जाएगा। तो आपने जो बोला वो हम लोग उसको याद दिला देते कि आपने क्या बोला। तो जिन्ना के आने से बीजेपी को फायदा होता है? फायदा नुकसान तो दूसरों को सोचना चाहिए। हमें भी तो सोचना है ना। विपक्ष जो है, चुनावी माहौल में हम ऐसा क्या करेंगे जो विपक्ष को उसका फायदा हो या नुकसान हो। तो ये तो चुनाव है, ये तो शतरंज बिछा हुआ है। आप कौन सी गोटी, कौन सा आप चाल चल रहे हैं, उस पर दूसरा क्या चलता है वो तो देखना पड़ता है। चलिए, तो जबान फिसली नहीं, वो तो किस तरह से बयान दिया गया और बयान पर कायम रहे, और उसके बाद अब मौका मिला है तो हर बार जिन्ना का जिक्र तो होता है। एक और चीज़ का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है सिद्धार्थनाथ जी, वो है बुलडोज़र। और अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं करा है, सिर्फ बुलडोज़र है, और वो भी कुछ चिन्हित लोगों के घर तक पहुँचता है। ये आरोप लग रहे हैं बुलडोज़र वाली सरकार। मैं जिस विधानसभा से आता हूँ उस विधानसभा की एक खासियत रही और एक पहचान रही थी पहले, वो थी कि ये विधानसभा जो है वो अतीक अहमद की विधानसभा है। शहर पश्चिमी उत्तर मतलब प्रयागराज। और भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्यपूर्ण कभी भी 70 साल में जीती नहीं। पिछले चुनाव में मैं जीता, वहाँ से एक बाई इलेक्शन में जरूर हम लोग जीते थे। और वहाँ पर जो मैं देखता हूँ, विधायक के ही रूप में मैं बोलूँगा, जिस प्रकार का कब्जा है, सुबह के ही मेरे से 100 मिलते हैं तो 70 केसेस खाली ये कब्जा खाली करवाने के होते हैं। और जो आते हैं वो गरीब समाज के होते हैं। मतलब मैं जाति का नाम नहीं लेना, मैं जब भी ले रहा हूँ, पासी, पाल, ये जो बिरादरी है, जो आपके एक कहते हैं जाटव, जो मायावती वाली जो वोट बोला जाता है, वो इतने प्रताड़ित हुए हैं। वो सब आते हैं, यहाँ तक कि वो आते हैं जो गरीब बेचारे मुस्लिम्स भी हैं, उनको भी प्रताड़ित करके उनकी भी ज़मीनें ली गई हैं। पिछले 4 साल में उनके जो प्रमुख स्थान है जो कि उन लोगों ने कब्ज़ा किया, उनके रिश्तेदारों ने उनके साथ जो घूमते थे, ऐसे कम से कम 2 डज़न के ऊपर जिन पे बुलडोज़र जरूर चला है। क्यों? अवैध है, अवैध पे नहीं चलेगा तो किस पे चलेगा? कम से जहाँ पे कुछ भी नहीं है मगर अवैध जबरन कब्जा किया है ज़मीनों का, वो 200 एकड़ है। अब आप बताइए, उनके ऊपर ऐसा काम हो रहा है जो मैं प्रत्यक्ष रूप से खुद देख रहा हूँ। और उसी प्रकार से कहीं आपका और पूर्वांचल की तरफ चले जाइए, आप माऊ में चले जाएं, वहाँ पे भी आप देख रहे हैं मुख्तार अंसारी। अब ऐसे लोगों के लिए कहीं बुलडोज़र चलता है और लोगों को तकलीफ़ होती है, विपक्ष के नेताओं को, तो उनको मुबारक है भाई, आप रखिए। हमें ये अवैध जो हैं, जिन्होंने गरीबों का एक प्रकार से उनके पसीने की कमाई, उनकी ज़मीनों को उनको प्रताड़ित करा है और उनके अवैध चीज़ें, अवैध अपनी जागीर बनाई है, उस पर बुलडोज़र चलता है तो कानून उसकी इजाज़त देता है। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ जाति धर्म के हिसाब से बुलडोज़र नहीं चलता है, कागजों में अगर अवैध निर्माण है तो फिर बुलडोज़र चलेगा, फिर चाहे वो कोई भी किसी भी जाति का क्यों ना हो। चलिए, अगला आरोप विपक्ष का है कि भाई नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, इवेंट खूब सारे हुए हैं, और ताज़ा उदाहरण वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी है नौकरियों में, और जो परीक्षा जो कैंसिल हो गई, बच्चों ने इतनी तैयारी की थी, सही तरीके से आप लोग परीक्षा भी नहीं आयोजित करवा पाए। देखिए, नौकरियों का और परीक्षा का 2 अलग अलग प्रश्न आपने एक साथ पूछा है। नौकरियों को मैं बता देता हूं, और ये जो सरकार की तरफ से नौकरियां जाती हैं वो इस समय हमने पीछे रिलीज़ भी किए थे, किन किन डिपार्टमेंट्स में दिया गया है उसको विस्तार से दे। तो उस समय 4.5 लाख था, मेरे ख्याल से अब वो बढ़ के 4,80,000 हो गया है, क्योंकि और भी रिक्रूटमेंट्स हुए हैं। जहाँ तक कि नौकरियाँ जो या रोज़गार सरकार के माध्यम से आते हैं, उनकी स्कीम्स चलती हैं। मैं स्वयं जिस विभाग का मंत्री हूँ, MSME, यहाँ पर पिछले 4.5 साल में हमने 75 लाख नई इकाइयों को हमने लोन दिया है या नई इकाइयाँ बनी हैं MSME में।
आप उस पे हम लोग ने आकलन किया, एक ऐसे करते हुए 3 लाख से 4 लाख का हमने सर्वे किया, एवरेज निकाला, और उसके बाद निकला कि हम लोगों ने 2.6 मतलब 2 करोड़ 60 लाख लोगों को नौकरियां दी या रोजगार उत्पन्न कराए। और बैंक के आंकड़े जब लिए कि कितना लोन दिया गया, उसमें हम लोग के पास आया कि 2.5 लाख करोड़ का लोन बैंकों के माध्यम से दिया। अच्छा, उसकी डिटेल है, हमने हर डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल करवा दी इसको। किसी को चैलेंज करना है तो उसको पकड़ो और बोलो कि भाई नहीं है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हुई हैं। और दूसरा एक और आंकड़ा होता है जिसको कहते हैं CMIE, आप जानती हैं, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग होता है एम्प्लॉयमेंट का, वो केंद्र की एक एजेंसी करती है जो हमारी नहीं है, वो हर साल देती है। वो उसने आंकड़ा दिया था कि 2017 में हमारा 18% बेरोजगारी थी उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई थी। आज उसका आंकड़ा है कि हम लोग 5% पे हैं। तो बेरोजगारी को मुद्दा बनाओगे और बेरोजगारी उस तरह से नहीं है तो अभी एक फिर ताजा बनेगा आंकड़ा नहीं। नीति आयोग का भी आया है गरीबों को लेकर, गरीब स्टेट्स को लेकर, तो उसमें भी तो उत्तर हाँ, प्रदेश तो उसमें टॉप 5 दो में आ चीज रहा आनी है। चाहिए। जब जिसका देखा जाए तो नीति आयोग ने कहा है, उत्तर प्रदेश तो बीमारू राज्य था 2017 के पहले, लेकिन उसने ये भी बताया है कि उत्तर प्रदेश ने कितनी जंप मारी है, कितना या गरीबी रेखा से हमने कितना सुधार किया है, ये भी बताया उसने। वो 10% है, ये साधारण चीज नहीं हुई है। तो जो आंकड़े पेश कर रहा है तो दूसरा भी चेहरा पेश कर दे तो आप सबको समझ आ जाएगा। तो वो दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो सही चीज पिक्चर आएगी। और फिर एक और आपने प्रश्न जी, परीक्षा जो टेट की रद्द हुई है, जी, उसको देखिए, लेकर काफी आक्रोश देखिए, जनता जो में अभी भी हुआ है और वो नेता होना भी नहीं उसको चाहिए। मुद्दा देखिए, बना रहे हैं। देखिए, जो आपने कहा वो परीक्षा टेट की थी, वो होने नहीं चाहिए। लेकिन नीति क्या है, जो पहले परीक्षाएं हुई थी उसको कोर्ट तक की रद्द किया है। जी बिल्कुल। आज तक वो लंबित थे, 2017, 16, 17, 18 का हम लोग ने क्लियर करवाया है। अब उसके बाद भी जो हम लोग ने अब जो परीक्षाएं जो पीछे की हैं वो 2012 से चला आ रहा है, 2006-7 का भी चला आ रहा है। क्योंकि कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये परीक्षा जो करी गई है ये गलत है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ। हमारी नॉलेज में भी आया, मैं कहता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है, नॉलेज में आया सरकार की नीति क्या है, मुख्यमंत्री की नीति क्या है, बोला ये गलत है। जो मेरिट है उसको मिलना चाहिए, जो हक है वो मिलना चाहिए। उसको 1 महीने बाद करवा रहे हैं और 1 महीने के बाद उन लोग का कोई खर्चा नहीं, उनको आने जाने का भी कोई खर्चा नहीं, वो लेंगे। उनको तकलीफ जरूर हो रही है, जिसके लिए मैं कहता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ चेहरे भी सामने आने शुरू हुए हैं, आप ही लोग ने वायरल किया है। अब वो जो किस पार्टी से हैं क्या नहीं है उसको भी जोड़ना पड़ेगा, उस पर भी आ रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या लेकर आता है तो दूध का दूध पानी का पानी होएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जांच जारी है और छात्रों को कम से कम परेशानी हो इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन एक मन में सवाल ये आता है कि ऐसी नौबत प्रशासन से, इतना बड़ा पेपर अगर लीक हो जाता है तो एक भरोसा कहीं ना कहीं उसे क्षति लगती है, आप ये मानेंगे? मैं आपकी बात मानता हूँ। एक बड़ा सा उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 20 साल के अंदर, 15-20 साल के अंदर एक पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री बनी है और वो भ्रष्टाचार की और किस प्रकार से सरकारें चलती रही हैं उसके अंदर और किस प्रकार से लोगों ने पैसा कमाया है, वो एक सरकार ही इंडस्ट्री बनी। और ये जितने तार हैं, इन तारों को हम लोगों ने अनप्लग करने का काम भी करना शुरू किया है और बड़े पैमाने में किया है। वहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये तो संभव नहीं हो पा रहा था कि हम सभी को काट कुछ प्लग निकालने अभी और बाकी हैं, हम खोद के निकाल रहे हैं जी। मगर सरकार की नीति एकदम साफ है कि ये जो है, ये तरीका जो है, इस प्रकार से परीक्षाएं नहीं हो सकती। गलतियां कहीं सरकार की छूट हो भी रही है तो उसको भी सुधारना चाहिए, वो सुधार रहे हैं।
चलिए, तो आप बड़ी साफगोई से आपने माना कि हाँ, अगर कुछ गलती हुई है, कुछ गुंजाइश है तो उसे सुधारना भी चाहिए। इस सब के बीच में अगर एक बार चुनावों पर फिर से लौटें तो एक मुद्दा सिद्धार्थनाथ सिंह जी, लोगों के बीच में आप कह रहे हैं रोजगार भी दिला दिया आपने, आप कह रहे हैं बदलाव तो चलिए काशी में तो विजिबल है, लोगों को दिखता है, पीएम सिटी होने का फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन महंगाई का एक मुद्दा जो है वो लोगों को अखर रहा है। आप जो लोग जो कम आय वाले हैं, निम्न आय जो वर्ग है, उनके पास जाइए, उनको महंगाई चुभ रही है। मैं आपकी बात मानता हूं कि महंगाई एक इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी जब आप बोल रहे हैं तो जितने गरीब हैं उनके घर राशन भी पहुंचाया जा रहा है, फ्री राशन दे रहे हैं ना, तो उसको भी आप इग्नोर कर देंगे तो सही नहीं होएगा। यही केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है, कोई और नहीं कर रहा है। तो ये सब भी है। लेकिन टमाटर सब्जी से गायब हो रहा है, सरसों का तेल। पूरी बात आप सुन लीजिए। यही केंद्र सरकार या डबल इंजन की सरकार है जो कि 45 लाख घर दे रही है, बना के दिया है, यही गरीबों को दे रहे हैं। यही 2 करोड़ के ऊपर टॉयलेट्स बना के दिया है। साथ ही साथ जो आपने जब कहा तो ये आयुष्मान कार्ड जो है वो 1.5 करोड़ परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है और केंद्र सरकार की स्कीम को दिया है आयुष्मान भारत, तो 5 लाख का उनको वो मिलता है। तो ये जितनी भी योजनाएं हैं जिसको मैं गिनवाता चलूं, फिर उज्ज्वला योजना है, ये अन्य योजना है, तो गरीबों का जो एक जहाँ पे उनके पैसे लगते थे उनको वहाँ पे सहूलियत भी है। लेकिन आपने जो विषय रखा है कि एक और रखा, मैं दोनों पक्ष रख रहा हूँ कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई जो बढ़ रही है उसका कारण जो है पेट्रोल डीजल्स का है। दूसरा आता है एक जिसको हम लोग कहते हैं सीजनल वेजिटेबल्स कहते हैं, जिसमें टमाटर आ गया, ये आ गया, प्याज आ गया, ये सब आता है। वो सीज़न के साथ कभी बढ़ता है क्योंकि बरसात से वो रिलेटेड कोई हमारा ही नहीं है। आप याद करिए दिल्ली में प्याज के कारण ही हमारी सरकार वापस नहीं आई, लेकिन उसके बाद अब तक बात आप सुन वो थी, वो प्याज अब मुद्दा ही नहीं रह सकता। वो प्याज के क्योंकि उस समय प्याज बना था, लेकिन उन चीज़ों को फिर ध्यान में भी करना पड़ता है हम लोग को। राजनीतिक दल चाहे कोई भी होगा उसको सबको ध्यान देना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन पा रहा है या बन रहा है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो पेट्रोल डीजल की है उसमें खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं है, चाहे पूरा देश नहीं है, उसमें विश्व के बहुत राज्य हैं। अमेरिका भी बहुत दुखी है उसमें, क्योंकि जो कार्टेल है ओपेक का, जी, जो मिडिल ईस्ट में ओपेक है, उसका जो कार्टेल है वो अपने जो रेट है या प्रोडक्शन है पर बैरल वो उतने कम करता जा रहा है, जिससे कि वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब उनके ऊपर भी दबाव जा रहा है जिसमें भारत भी उसकी अहम भूमिका निभा रहा है।